रात के करीब 2:30 बजे का समय था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक जीप आकर रुकती है। जीप से 2 लोग उतरते हैं और सड़क किनारे पड़े एक घायल आदमी को घसीटकर अंधेरे में छोड़ देते हैं। वो आदमी बुरी तरह घायल है, कपड़े खून से सने हुए हैं, उसकी सांसें धीमी हो चुकी हैं। कुछ देर बाद पास से गुजरने वाला एक ग्रामीण उसे देखता है। वो करीब आता है। घायल व्यक्ति मुश्किल से आंखें खोलता है और टूटी फूटी आवाज में सिर्फ इतना कह पाता है, मैं भारतीय हूं। यही वो पल था जिसने एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा किया जो आने वाले वर्षों में भारत और पाकिस्तान की खुफिया दुनिया की सबसे दर्दनाक कहानी बन गई। उस आदमी का नाम था रविंद्र कौशिक, भारत का वो जासूस जिसने करीब 20 साल तक पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम किया। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। बचपन से ही वो होशियार, आत्मविश्वासी और अभिनय में बेहद प्रतिभाशाली थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो नाटकों में हिस्सा लेते थे। स्टेज पर किसी और किरदार में ढल जाना उनके लिए बहुत आसान था। कॉलेज के एक नाटक में उनकी अभिनय क्षमता पर कुछ लोगों की नजर पड़ी। ये लोग सामान्य दर्शक नहीं थे, वे भारतीय खुफिया तंत्र से जुड़े अधिकारी थे। उस समय 1971 के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। भारत को पाकिस्तान के सैन्य ढांचे के अंदर से सटीक और विश्वसनीय जानकारी की आवश्यकता थी। कुछ समय बाद रविंद्र को गुप्त रूप से संपर्क किया गया। उन्हें एक ऐसे मिशन का प्रस्ताव दिया गया जिससे लौटना लगभग असंभव हो सकता था। ये मिशन था पाकिस्तान के भीतर घुसकर वहां की सेना और प्रशासन में जगह बनाना। उनके सामने रखी गई वो फाइल अब सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं थी, वो उनकी आने वाली जिंदगी का नक्शा थी। उन्हें साफ शब्दों में बता दिया गया था, इस मिशन को स्वीकार करने के बाद उनका पुराना जीवन खत्म हो जाएगा, उनका नाम मिटा दिया जाएगा, उनके दस्तावेज बदल दिए जाएंगे और अगर कभी पकड़े गए तो देश आधिकारिक रूप से उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। रविंद्र ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर शांत आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। रविंद्र ने बिना किसी शर्त के देश सेवा के लिए हामी भर दी। यहीं से शुरू हुआ उनकी पहचान मिटाने का दौर। अगले 2 साल उन्हें एक गुप्त प्रशिक्षण केंद्र में रखा गया। यह प्रशिक्षण साधारण नहीं था। उन्हें उर्दू भाषा सिखाई गई, सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि गलियों की उर्दू। उन्हें पाकिस्तानी लहजा अपनाना सिखाया गया। इस्लाम की धार्मिक परंपराएं, नमाज पढ़ने का तरीका, रोजमर्रा की आदतें, सब कुछ। उनकी लिखावट बदली गई, हस्ताक्षर बदले गए, चलने बोलने का अंदाज बदला गया। हर दिन उनसे एक ही बात दोहराई जाती, तुम रविंद्र नहीं हो, तुम नबी अहमद शाकिर हो। धीरे धीरे उन्होंने खुद को उसी पहचान में ढाल लिया। उनकी एक नई जन्मतिथि बनाई गई, नया पारिवारिक इतिहास तैयार किया गया, नए दस्तावेज बनवाए गए। अब रविंद्र कौशिक दुनिया के लिए गायब हो चुके थे। 1975 में वे पाकिस्तान पहुंचे। पहली बार दुश्मन देश की धरती पर कदम रखते समय उनके दिल की धड़कन तेज रही होगी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की। वहां उन्होंने खुद को पूरी तरह पाकिस्तानी समाज में मिला दिया, दोस्त बनाए, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। हर दिन एक परीक्षा थी, हर बातचीत एक जोखिम। कानून की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में आवेदन किया। रिकॉर्ड साफ था, उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। कुछ ही वर्षों में वे मेजर के पद तक पहुंच गए। यह भारत के लिए असाधारण उपलब्धि थी। दुश्मन देश की सेना में एक भारतीय एजेंट, वो भी उच्च पद पर। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को कई अहम सैन्य जानकारियां भेजी। सीमा पर सैनिक तैनाती की स्थिति, रणनीतिक योजनाएं, सैन्य तैयारियों की जानकारी। इन सूचनाओं ने भारत को कई बार पहले से सतर्क किया। भारतीय खुफिया तंत्र ने उन्हें एक कोड नाम दिया,
ब्लैक टाइगर। लेकिन इस मिशन की कीमत भी थी। पाकिस्तान में उन्होंने एक स्थानीय महिला से विवाह किया। वो एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद उनका एक बेटा हुआ। अब उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वे एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी थे, दूसरी तरफ वे भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। वे अपने असली माता पिता से संपर्क नहीं कर सकते थे। वे अपने बेटे को सच नहीं बता सकते थे। एक पिता, एक बेटा और बीच में छुपा हुआ सच। और फिर आया 1983, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत की ओर से भेजा गया एक अन्य एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया। पूछताछ शुरू हुई, यातनाएं दी गईं। आखिरकार वो एजेंट टूट गया। उसने कई नाम उजागर कर दिए। उन नामों में एक नाम था नबी अहमद शाकिर। एक सुबह रविंद्र को अचानक हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले आरोपों को उन्होंने नकारा, लेकिन जांच गहरी थी। आखिरकार उनकी असली पहचान उजागर हो गई। उन पर जासूसी का मुकदमा चला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। उन्हें सियालकोट जेल में रखा गया। एक तंग अंधेरी कोठरी, न परिवार न सहारा। भारत की ओर से भी कोई आधिकारिक स्वीकार्यता नहीं। सालों तक वे जेल की सलाखों के पीछे रहे। बाद में उन्हें मियांवाली जेल भेज दिया गया। वहीं से उन्होंने अपने परिवार को पत्र लिखे। उन पत्रों में दर्द था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आज वे गुमनाम हैं। धीरे धीरे जेल की परिस्थितियों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। उन्हें टीबी हो गई। दिल की बीमारी बढ़ती गई। इलाज पर्याप्त नहीं था। 21 नवंबर 2001 मियांवाली जेल में उनकी सांसें थम गईं। न कोई राष्ट्रीय ध्वज, न कोई सैन्य सलामी। उन्हें वहीं चुपचाप दफना दिया गया। सालों बाद उनकी कहानी सामने आई। भारत ने जाना कि एक व्यक्ति ने लगभग 20 साल दुश्मन देश में रहकर देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन्होंने अपना नाम मिटा दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना भविष्य त्याग दिया। रविंद्र कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर, एक ऐसा जासूस जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका त्याग।